नमस्कार मित्रों। सभ्यता अध्ययन केंद्र के सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है और अभिवादन है। ये जो वैचारिक राजनीति के छलावे की जो श्रृंखला चल रही है, उसकी आज ये 8वीं श्रृंखला है। इसमें हम इस तथ्य पर प्रकाश डालेंगे कि संसार में आज तक संपूर्ण समाज के प्रतिनिधित्व का गंभीर दावा किसी भी पार्टी ने नहीं किया है, और फिर इसका कारण बताएंगे कि क्यों नहीं किया है। संसार की कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है, आधुनिक राजनीति जो मॉडर्न पॉलिटिक्स चल रही है, वस्तुतः राजनीति तो वो है ही नहीं, उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें ये जो पॉलिटिकल पार्टी बनी है, ये स्वयं भी ये दावा ही नहीं करती कि वो संपूर्ण समाज के प्रतिनिधि है या संपूर्ण राष्ट्र के प्रतिनिधि है। भारत पर थोड़ी देर में आएंगे, पहले विश्व का बताएं। विश्व का जब हम जान लेंगे तो भारत की विशेषता और भारत की सीमा दोनों जान लेंगे। विशेषता क्या है? सबसे बड़ा जो आधुनिक संसदीय लोकतंत्र है, उसकी माता, उसकी जननी, उसको जन्म देने वाली इंग्लैंड की संसद कही जाती है, मॉडर्न पॉलिटिक्स की, जिसको गांधी जी वेश्या कहते थे, बांझ कहते थे। वो इस मॉडर्न डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की माँ है, जननी है, मदर है। वहां भी जो इंग्लैंड या कोई भी राष्ट्र अगर एक है तो वो पार्टियों के कारण नहीं है, ये मैं पहले थोड़ा संकेत कर चुका हूं। लेकिन आज का जो विषय है उसमें यह है कि वहां भी कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो ये दावा करती हो कि हम तो साहब पूरे इंग्लैंड का हित चाहते हैं। कोई पार्टी नहीं। लेबर पार्टी थी, वो कहती है हम इंग्लैंड के लेबर्स के लिए विशेषकर काम कर रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी थी, है, वो कहती है, थी क्या, दोनों पार्टियां हैं अभी, कंजर्वेटिव भी और लेबर पार्टी भी। कंजर्वेटिव पार्टी कहती है कि हम जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, कंजर्व माने संरक्षण, कंजर्वेटिव यानी संरक्षणवादी। किस चीज का संरक्षण? प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिज्म और प्रोटेस्टेंट चर्च की ट्रेडिशन को कंजर्व करने के लिए। तो दो पार्टियां हुई। कंजर्वेटिव जो कहती है हम कंजर्व करेंगे, क्या कंजर्व करेंगे? प्रोटेस्टेंट चर्च की ट्रेडिशन को, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिज्म की ट्रेडिशन को, ईसावाद के रीति रिवाजों और प्रथाओं और मान्यताओं को, है ना। और जो लेबर पार्टी है वो कहती है ठीक है साहब, ईसावादी तो कई सौ वर्षों से देश में शासन चला रहे हैं इंग्लैंड में, और लेबर्स की उपेक्षा हो रही है, तो अब हम लेबर्स का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी दो प्रमुख पार्टियां हैं। पहले लिबरल भी थी, फिर बीच में वो मर्ज हुई, फिर स्वतंत्र हुई। ऐसे मुख्य दो पार्टियां मानिए या तीन पार्टी। लिबरल पार्टी थी तो वो कहती थी कि हाँ, कंजर्वेटिव, कंजर्व तो हम करेंगे लेकिन थोड़ा उदार होकर करेंगे। यानी तीनों का दावा क्या था? संपूर्ण इंग्लैंड नेशन स्टेट की समस्त परंपराओं का हम संरक्षण करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे, सबको समान रूप से अभय देंगे, संरक्षण देंगे, पोषण देंगे। ये किसी पार्टी ने दावा नहीं किया। इसीलिए इंग्लैंड का शासन अगर एक है तो कैसे एक है ये जानना चाहिए। तो वो ऐसे एक है, जैसा मैंने थोड़ा सा पहले भी बताया था चौथे भाषण में, कि इंग्लैंड का जो नेशन स्टेट अपेक्षाकृत सबसे पुराना बताया जाता है इन जो यूरोप अमेरिकन नेशन स्टेट्स में से। वैसे तो आजकल अमेरिका वाले अपना दावा करते हैं कि हम उनसे भी पहले नेशन स्टेट बन गए थे, लेकिन इंग्लैंड इंग्लैंड वाले उस पर हंसते हैं। तो इंग्लैंड का जो नेशन स्टेट है वो भी क्राउन के कारण और प्रोटेस्टेंट चर्च के कारण नेशन स्टेट है। जैसा हमने बताया था, क्राउन जो है वो प्रोटेस्टेंट चर्च का ऑफिशियल लीगल पैटर्न है, और प्रोटेस्टेंट चर्च की मोहल्ले से लेके जिला, प्रांत और पूरे नेशन में शाखाएं हैं।
तो इंग्लैंड नेशन स्टेट कैसे है? प्रोटेस्टेंट चर्च के कारण। उसका संरक्षक कौन है? क्राउन है, यानी राजा या रानी। जी आदित्य जी, नमस्कार। हैं? बहुत अच्छा श्रोता। हाँ, लेकिन अब अभी आपको केडिया जी से बात करनी होगी, अभी हम एक दूसरे वार्ता पर हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, केडिया जी का मैं फोन लगा। हाँ, ये सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कर लीजिए आप। हम्म, तो कहाँ चले गए? यही तो होता है ना। जी, बीच में कुछ जरा बाधा आ गई थी। तो इंग्लैंड का नेशन स्टेट कैसे एक है? क्राउन के कारण। क्राउन क्या करता है? क्राउन स्वयं क्या दौड़ दौड़ के सारे देश में एकता करता है? नहीं, प्रोटेस्टेंट चर्च जो है वो उसको एक रखे हुए है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी बड़ी पार्टी जो है इंग्लैंड की, वो ये दावा नहीं करती कि हम संपूर्ण इंग्लिश नेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम संपूर्ण इंग्लैंड राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि इंग्लैंड नेशन का प्रतिनिधित्व वस्तुतः तो क्राउन कर रहा है, किंग और क्वीन कर रहे हैं जब जो शासन में हो, और प्रोटेस्टेंट चर्च कर रहा है। तो हम क्या करते हैं? हम इंग्लैंड के नेशन स्टेट के, या यूके के नेशन स्टेट के, ब्रिटेन के नेशन स्टेट के किसी एक सेक्शन का सक्षम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी हर जगह क्या है? किसी न किसी सेक्शन का सक्षम प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी क्या है? एक तो अलग अलग लॉबीज हैं, और हर पार्टी ये दावा करती है कि हम इस या उस लॉबी के असली प्रतिनिधि हैं। बाकी तो नेशन चल ही रहा है, नेशन चल रहा है आर्मी के द्वारा, चर्च के द्वारा, और बहुत सी स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसीज हैं, उनके द्वारा। आर्मी सबसे बड़ी है, फिर प्रेसिडेंटशिप है, और एक नेटवर्क है स्टेट का, उनके द्वारा नेशन स्टेट चल रहा है। पार्टी जो है वो किसी एक सेक्शन का 2 4 10 20 लॉबीज का रिप्रेजेंटेशन का दावा करते हैं, है ना, चाहे वो डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन। डेमोक्रेट कुछ अन्य लॉबीज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और रिपब्लिकन का कहना है कि हम डेमोक्रेट अमुक अमुक लॉबीज को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो हम उनके प्रतिनिधि हैं। यही बात सब जगह है, फ्रांस में, जर्मनी में, कहीं भी देखें, क्योंकि अपन बात केवल पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की ही कर सकते हैं ना, इसकी बात तो कर ही नहीं सकते चीन की या रूस की, वहां तो बात ही अलग है। तो हम लोग बात किसकी कर सकते हैं? पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो वहां हर पार्टी किसी न किसी समाज के एक हिस्से के प्रतिनिधित्व का दावा करती है। तो संसार में आज तक कोई भी ऐसी पार्टी नहीं हुई है जो अपने नेशन स्टेट के संपूर्ण समाज के प्रतिनिधित्व का दावा करे। इसका कारण क्या है? इसका कारण वही है कि ये जो पॉलिटिक्स हैं और जो पार्टियां हैं, ये जो पार्टियां हैं वो पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये पॉलिटिक्स करती हैं, ये राजनीति नहीं करती। राजनीति क्या है? राजनीति जो मैंने पहले भी बताया था, राज्य दीप्तऊ, अपने राज्य में जो सबसे शोभित हो, दीप्त हो, कांतिमय हो, तेजस्वी हो, प्रभावी हो, सबका प्रतिनिधित्व कर रही हो, और जो ऐसी नीति चला रहा हो राज्य, जिससे संपूर्ण प्रजा, संपूर्ण समाज, समाज का प्रत्येक वर्ग प्रसन्न हो, पुलकित हो। इस विषय में सत्योलॉजी के यूट्यूब चैनल पर, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से चलता है, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी के दो बहुत ही अच्छे यूट्यूब वीडियो हैं, जिसमें उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है इसी बात को। नेशन स्टेट के जो प्लेयर्स हैं, नेशन स्टेट को जिन लोगों ने बनाया है पिछले 100 वर्षों में और दुनिया में चला रहे हैं, उनके मानीपन को, उनकी सीमाओं को, और उनकी कमजोरियों को, और किस प्रकार वो संभल नहीं रहे हैं, और राजनीति से उनका क्या भेद है।
मैंने भी अपने कई भाषणों में ये बताया है, प्रारंभ में भी बताया था कि राजनीति अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। तो जो राजनीति है उसमें से जो राजनीतिक दल हैं, पार्टी हैं, ये तो संपूर्ण समाज को प्रसन्न करने के लिए है ही नहीं। इसीलिए कोई भी संसार की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पूरे समाज के प्रतिनिधित्व का दावा नहीं करती, स्वाभाविक है नहीं करती। तो आप कहेंगे भारत में करती है। हाँ, सब भारत की क्योंकि ऐसी महान परंपरा रही है, ये देश जो है ये तो मुख्यतः है राजाओं का, राजवंशों का देश है। हजार हजार साल कोई राजवंश चला है, कोई 500, कोई 700, कोई भी लीजिए। प्राचीन तो है ही है, कुरुवंश है, अयोध्या का राजवंश है जो अभी तक चल रहा है। आप अयोध्या के राजवंश का, ठीक है, संकुचन विस्तार होता रहता है, लेकिन अयोध्या के राजवंश नाम की एक पुस्तक है, उसमें हम पढ़ सकते हैं कि अयोध्या का राजवंश भगवान श्री राम के काल से आज तक कैसे अविच्छिन्न चला आ रहा है। ठीक है, भगवान श्री राम के समय के बराबर नहीं है, लेकिन अयोध्या का राजवंश है। फिर कुरुवंश है, उसका इतिहास है, पांडवों का जो शासन चला उसका इतिहास है। फिर तोमरों का है, चौहानों का है, पेशवाओं का है, मराठों का है। इसी प्रकार मराठों में से भी जो शाखाएं हुई उनका भी अंग्रेजों से तो अधिक पुराना शासन का अनुभव है ना भाई, चाहे वो शिंदे हो, चाहे होलकर हो, चाहे गायकवाड़ हो, चाहे स्वयं पेशवा हो। कई सौ वर्षों के शासन का अनुभव है। और चोलों का, चालुक्यों का, पांड्यों का, आंध्रों का, सातवाहनों का, चेर का, काकतीय का, यादवों का, यादव यानी चंद्रवंशी क्षत्रिय जो यादव हैं। अभी जो अहीर लोग अपने को यादव कहते हैं वो बहुत बाद की बात है, लेकिन मूल रूप में जो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, जो अंधक और वृष्णि चंद्रवंशी क्षत्रियों के वंशज हैं, उन यादवों के का शासन भी तो शताब्दियों चला ना, भगवान कृष्ण के समय से जीजाबाई के समय तक। जीजाबाई यादव कुल की ही कन्या थी ना, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माता जी हैं वो यदुकुल की कन्या है। कौन सा यदुकुल? जो मूल यदुकुल है, ये जो हमारे अहीर भाई अपने को यादव कहने लगे हैं जनगणना से, वो एक अलग चीज है। हम उसका न समर्थन कर रहे हैं न विरोध कर रहे हैं, पर वो अलग चीज है। चंद्रवंशी क्षत्रियों की जो शाखा है यदुवंश की, भगवान कृष्ण के वंश की, महारानी जीजाबाई, माता जीजाबाई उसी वंश की थी, यदुकुल की कन्या थी, जो शिवाजी की माता जी बनी। तो यादवों का इतना पुराना इतिहास है, भगवान कृष्ण से लेके जीजाबाई तक। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी मान ले मातृकुल से, शिवाजी मराठा हैं, मुख्यतः क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। सिसोदिया वंश से उनकी निरंतरता है, पीढ़ी है। और उधर उनकी माँ जो है वो चंद्रवंशी क्षत्रियों की वंशज हैं। तो शताब्दियों शासन चला, तो उनको शासन चलाने की कला, महामात्य कैसे हों, कोष संभालने वाले कैसे हों, सेनापति कैसे हों, सैन्य सज्जा कैसे हो, इस सब का तो विश्व में सबसे प्राचीन विवरण भारत में ही है ना। तो वो लोग राजनीति जानते थे। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये तो एक अलग चीज है। ये तो जो अंग्रेजों के राज्य का बनाया हुआ ढांचा है, जो जो लोग अंग्रेजों के समय में उस शिक्षा में दीक्षित हो गए और उसमें अग्रणी भी हो गए अपनी मेधा के कारण, कोई हम उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं, गुलामी उलामी जैसा कोई शब्द मैं नहीं बोलता, क्योंकि भारत कभी गुलाम नहीं रहा। लेकिन अंग्रेजों की शिक्षा के कारण जो एक नया पंथ बना लिया, जिसको मैं यूरंड पंथ कहता हूँ, वो लोग कार्यपालिका और विधि पालिका, जिसे जुडिशियरी कहते हैं, उसमें प्रभावी हैं, शीर्ष पदों पर। कार्यपालिका में सेना और पुलिस का भी शीर्ष बल आता है, और साथ ही प्रशासकों का जो आईएएस है वो तो आते ही हैं। आईएएस, आईपीएस और आर्मी के टॉप ऑफिसर्स और जुडिशियरी के टॉप ऑफिसर्स, ये राज्य का सबसे बड़ा चंक है, सबसे बड़ा हिस्सा है। और फिर इनके सपोर्ट करने वाले जो विविध समूह हैं मुख्य, जो इससे लाभ पाने वाले, जो शेयर होल्डर्स हैं या शेयर हिस्सा लेने वाले, सत्ता का मुख्य हिस्सा लेने वाले लोग हैं, वो सब मिलाकर सत्ता चला रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है?
प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने इसको बहुत अच्छा शब्द दिया है कि पॉलिटिकल पार्टियां वस्तुतः है पावर स्नैचर है। सत्ता का जो बना हुआ ढांचा है उसमें वो सत्ता का एक हिस्सा विधायिका में चुने जाकर छीनना चाहती हैं या पाना चाहती हैं, स्नैचर कह लें या प्रतिस्पर्धी कह लें। सत्ता के अन्य भागों के लिए चयन की विधि उन लोगों ने स्वयं बनाई है। आईएएस में कैसे चयन होगा ये आईएएस लोगों ने तय कर रखा है। नाम संघ लोक सेवा आयोग का देते हैं, वहां भी आईएएस का नियंत्रण। इसी तरह शिक्षा, संस्कृति आदि सबकी जो अफसरशाही है, प्रशासक है, इसका भी मुख्य ढांचा अफसरों ने बनाया है ना। सेना में भी मुख्य जो सैन्य अफसरों के मानदंड हैं वो पहले अंग्रेजों ने बनाया था, उसके बाद जो भारतीय सैन्य अफसर हैं, शीर्ष सैन्य अफसर, उन्होंने बनाया है। वो तो कोई जनता को पता भी नहीं है। पुलिस का भी जो मुख्य ढांचा है वो अंग्रेज बना गए, उसके बाद बड़े बड़े पुलिस के अफसर जानते हैं उसको, आईपीएस और शीर्ष आईपीएस। तो शीर्ष आईएएस, शीर्ष आईपीएस, शीर्ष आर्मी ऑफिसर और शीर्ष लीगल ऑफिसर, जुडिशियरी के शीर्ष ऑफिसर। राज्य के इन मुख्य अंगों को तो यही जानते हैं। राज्य का एक जो और अंग बन जाता है निर्वाचित कार्यपालिका और विधायिका का, वो उसके चयन की विधि, यानी शेष जो है आईएएस के चयन की विधि, आईपीएस के चयन की विधि, जुडिशियरी के चयन की विधि, आर्मी ऑफिसर के चयन की विधि, ये मूलतः है वो लोग ही तय करते हैं। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, लीगल जुडिशियरी के ऑफिसर, ये इनका स्वरूप तय करते हैं। तो शासन का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 80% हिस्सा तो यही हो गया। शेष जो बचा, विधानसभा और लोकसभा में विधान बनाने का मुख्य काम, विधानसभा और लोकसभा में बहुमत पाकर कार्यपालिका के प्रमुख भी हो जाते हैं हर विभाग के और फिर पूरे राज्य के और पूरे राष्ट्र के। वो जो मुख्य काम है वो सत्ता के नियमन का काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। उसके लिए प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन अधिकांश लोग तो प्रतिस्पर्धा एमएलए और एमपी बनने तक ही ज्यादा करते हैं। एमपी बनकर या एमएलए बनकर फिर मिनिस्टर बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, और फिर अंत में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो ये पावर स्नेचर प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने बहुत सुंदर शब्द दिया है। या आप कह लें कि सत्ता में हिस्सेदारी के लिए काम करते हैं ना। तो कम्युनिस्ट कोई भी पार्टी क्या करती है, सत्ता में हिस्सेदारी का प्रयास करती है। शासन का स्वरूप तो हमारी किसी पार्टी ने तय नहीं किया है आज तक। किसी भी पार्टी ने शासन के स्वरूप पर सांगोपांग विचार भी नहीं किया है। सूत्र रूप में विचार किया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने और फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, लेकिन उस विचार का सांगोपांग अध्ययन मनन करने वाले संसोपा में तो लोहिया के बाद कोई हुआ ही नहीं। फिर जातिवादी और उद्दंड किस्म के लोग हो गए, और जो बेचारे आदर्शवादी नवयुवक थे वो इधर उधर उदास होकर सिमट गए। और फिर उनमें एक घोर जातिवादी व्यक्ति खड़ा हो गया और वो बोला हम भी समाजवादी हैं, और लोहिया की फोटो टांग ली। और वो तो लोहिया की तो चारित्रिक, बौद्धिक, दार्शनिक, नैतिक सब प्रकार की हत्या कर दी जातिवादियों ने अपने को समाजवादी कह के। लेकिन भाजपा पहले जनसंघ बनी और फिर भाजपा, उसने तो ऐसी कोई हत्या नहीं की अपने मूल संगठन की। लेकिन उसमें भी, उसमें नाम जब तो बड़ी श्रद्धा से लेते हैं, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय ने जिस तरह राज्य के सभी अंगों का विचार किया था, उस प्रकार के विचारों का जानकार तो शायद नरेंद्र मोदी हैं भाजपा में, लेकिन अन्य तो कोई नहीं है। लेकिन शासन तो एक व्यक्ति से नहीं चलता, पूरा एक टीम होती है। पहले भी जो राजा होते थे तो अकेले राजा तो शासन नहीं करता था। महामात्य होते थे, अमात्यगण होते थे, फिर सेना के प्रमुख होते थे, कोष के प्रमुख होते थे, सबके सब शीर्षस्थ राजपुरुषों के अंतर्गत ही आते थे। और वो सब पूरे शासन का स्वरूप जानते थे, क्योंकि शासन का शास्त्र था विधिवत। भारत की किसी भी पार्टी का औसत या शीर्ष कार्यकर्ता भी, प्रथम श्रेणी के कार्यकर्ता तो हर पार्टी में 1000 होंगे। अगर पार्टी के सदस्य संख्या 1 लाख है तो उसमें कम से कम 1000 लोग ऐसे हैं जो प्रांत और राष्ट्र स्तर पर शीर्ष नेता हैं। उनका कोई शासन शास्त्र का प्रशिक्षण तो नहीं होता, तो वो तो जानते भी नहीं है कि भारत का शासन कैसे चलता रहा है, वर्तमान में कैसे चल रहा है, उसमें से क्या उचित है क्या अनुचित है। शासन शास्त्र की तो कहीं कोई पढ़ाई नहीं होती।
तो इसीलिए पार्टियों के द्वारा तो देश बचा भी नहीं है, क्योंकि वो देश के बारे में सोचते ही नहीं है। भाषण देते हैं जिससे जनता को देश की बात सुननी अच्छी लगती है, तो भाषण दे दिया, चुनाव के समय कुछ और बाकी सब जो तरीके आजमाए जाते हैं वो आजमा लिया, और कोई एक आध मुद्दा जोरदार आ गया तो उसे उठा लिया ताकि भावना में बह के लोग वोट दे दें। लेकिन अपने समाज का, संपूर्ण समाज का ज्ञान, उसके चरित्र का, उसके रीति रिवाजों का, उसकी प्रथाओं का, उसकी संस्कृति का, उसके शास्त्रों का, उसके राजशास्त्र का, उसके अर्थशास्त्र का, उसके समाज शास्त्र का, उसके धर्मशास्त्र का, उसके न्याय शास्त्र का अध्ययन करने वाले पार्टी में 1000 1500 लोग हों, ऐसी तो कोई पार्टी नहीं। चलिए, ये तो हुई भीतर की जांच की बात कि उनमें है क्या। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कोई दावा भी नहीं करता। जैसा मैंने बताया कि संसार की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने नेशन स्टेट के संपूर्ण समाज के प्रतिनिधित्व का दावा नहीं करती, क्योंकि ये जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है, इसमें ये निहित है कि वो संपूर्ण समाज का दावा नहीं करेंगे, क्योंकि ये छीना झपटी की चीज है ना। पावर स्नैचर शब्द जो उन्होंने कहा है केडिया जी ने, ये तो वो चीज है, तो स्नैच करना है। राज्य है, राज्य में आईएएस हैं, यानी कार्यपालिका का आईएएस, आईपीएस और सैन्य अधिकारी, ये तीन कार्यपालिका के स्थायी आधार हैं। इसके बाद विधि पालिका या जुडिशियरी के शीर्ष लीगल ऑफिसर हैं, जिन्हें जजेस कहते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस तक ये लीगल ऑफिसर हुए। तो ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, लीगल ऑफिसर। इसके बाद एमएलए और एमपी बनना है, यानी जो हिस्सा बचा वो बनना है आपको। ये ठीक है कि ऐसा संविधान है कि इसमें कार्यपालिका के हेड भी बहुमत प्राप्त दल के द्वारा चुने गए लोग होंगे, जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन प्रकृति तो स्नैचिंग की ही है ना, पावर बना है, और उस पावर का एक हिस्सा जो है वो चयन की इस विधि से होता है, वोट से। बाकी हिस्से वोट से नहीं तय होते, जनता को पता भी नहीं होता। आईएएस की क्या पढ़ाई होनी है भारत में, कोई वोटर नहीं जानता मोटे तौर पे। अब कोई विशेष परिश्रमी पुरुषार्थी होगा तो शायद जान लेगा, लेकिन सामान्यतः कोई नहीं जानता। उनको, उनकी सहमति से थोड़ी आईएएस का स्वरूप बना है। आईपीएस का स्वरूप घोषणा करने से कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं, इससे भारत के लोग ये थोड़ी जान जाते हैं कि वो आईएएस की संरचना का आधार क्या है, वहाँ पढ़ाया क्या जाता है, उसके अर्थ क्या होते हैं। आईपीएस की संरचना का आधार क्या है, पढ़ाया क्या जाता है, अर्थ क्या होता है, राष्ट्र की परंपराओं से और समाज से, बहुसंख्यक समाज से विशेषकर उनका क्या संबंध है, धर्म के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं, कोई नहीं जानता। कर्तव्य हैं भी कि नहीं है, कि इसका नाश करना उनका कर्तव्य है, कहीं सनातन धर्म को नियंत्रण में रखना, दबाना, कुचलना ही तो नहीं आईएएस और आईपीएस का शासन में कर्तव्य रखा गया है, जैसे अंग्रेजों के समय था। कोई लोग नहीं जानते, है ना। तो लोगों को भी पता नहीं। जिसे न्याय हिंदी में गलत अनुवाद कर दिया जाता है, वो जो जुडिशियरी है, जो जुडिशियल सिस्टम है, वो किन आधारों पे चल रहा है। वो गांव पंचायत, कुलों की पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, खाप पंचायत, विद्वानों की पंचायत, शिष्ट परिषद, विद्वत परिषद, श्रेणियों की पंचायत, निगमों की पंचायत, जो परंपरागत निगम कहे जाते थे, श्रेणी कही जाती थी, संघ कही जाती थी। 11 इकाइयां भारत में समाज की होती हैं। कुल है, वर्ण है, संप्रदाय है, गुरुकुल है, श्रेणी है ना, वर्ण है, आश्रम है, शिष्ट परिषद है, विद्वत परिषद है और राज्य है। इनके विषय में तो वो कुछ भी नहीं जानता भी, जो लीगल ऑफिसर है। जानता भी नहीं, जानना चाहता भी नहीं, इनको अवैध कह देता है। खाप पंचायत, नहीं नहीं तुम निर्णय नहीं कर सकते। तो जो भारत की न्यायिक इकाइयां हैं उनके विषय में नहीं जानता, उनको मान्यता भी नहीं देता। तो भारत के लोग तो नहीं जानते कि हमारी जो तथाकथित जुडिशियरी है, जो विधि पालिका है, जिसे प्रच्छन्न रूप से न्यायपालिका कहा जाता है, वो किस अधिकार से भारत का न्याय कर रही है। वो किस अधिकार से खाप पंचायत को, जाति पंचायत को, ग्राम पंचायत को, कुलों की पंचायत को, वर्णों की पंचायत को, आश्रमों की पंचायत को, शिष्ट परिषद को, विद्वत परिषद को, संप्रदायों की पंचायत को, संप्रदाय के आचार्यों की पंचायत को, विद्वानों की पंचायत को किस अधिकार से गैर कानूनी कह देती है।
और किस कारण से उनके निर्णय गैर कानूनी जनता नहीं कह सकती। अगर आप हम भारत के लोगों ने ही आत्मार्पित अंगीकृत किया है, तो न्याय की जो परंपरागत इकाइयां हैं, उनसे न्याय करने का अधिकार किस तरह से किसने छीन लिया है, क्यों छीन लिया है, क्या अधिकार है उनको, ये तो भारत के लोगों को नहीं पता, पार्टी के लोगों को भी नहीं पता। तो कोई पार्टी समाज के प्रतिनिधित्व का दावा संसार में नहीं करती, भारत में भी व्यवहार में नहीं करती। लेकिन भारत की चूंकि एक महान परंपरा है राजवंशों की, ऐसे ऐसे महान, जहां भगवान राम आदर्श हों, जिनमें जिसका लक्षण ही हो, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरस्तुति नीति, हाँ? जिसका परिणाम क्या होता है, दैहिक दैविक भौतिकता पा, राम राज्य नहीं का हुई व्यापा। तो हमारे आदर्श तो ये रहे हैं। तो वो आदर्श, उसका तो कोई लेना देना नहीं ना। पार्टियों को तो हम भाषण में दे देंगे हमको राम राज्य लाना है, हो सकता है भाजपा कह दे, पहले गांधी जी ने कहा था, कई कांग्रेसियों ने कहा था, लेकिन वो शासन का आदर्श तो नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि चूंकि राजनीतिक सत्य का अपना दबाव है, और चूंकि पॉलिटिकल पार्टी का मूल स्वभाव ही पावर स्नैचिंग है, सत्ता का एक हिस्सा छीनना है, अथवा सत्ता के एक हिस्से को लेकर चलिए हिस्सेदारी लेना है, छीनना छोड़ दीजिए, स्नैचिंग, पावर शेयरिंग है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का मुख्य काम देश चलाना नहीं है, समाज चलाना नहीं है, देश के बारे में ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। ये तो व्यवहार से भी प्रमाणित है, आचरण से भी प्रमाणित है। कितने नेताओं को पता है कि ये देश कितना बड़ा है, कितने नेताओं को पता है कि इसकी क्या क्या परंपराएं रही हैं, कितने नेताओं ने भारत के धर्मशास्त्र पढ़े हैं। धर्मशास्त्र पढ़े बिना आप सनातन धर्म के और हिंदू समाज के विषय में एक भी शब्द बोलने के अधिकारी ही कैसे हो गए, कैसे हो गए, किस आधार पे आप हिंदुत्व के विषय में एक भी शब्द बोलने के अधिकारी हो गए, अगर आपने सनातन धर्म के धर्मशास्त्र नहीं पढ़े हैं, अगर आपने संपूर्ण मानव धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा है, याज्ञवल्क्य स्मृति नहीं पढ़ा है, बृहस्पति स्मृति नहीं पढ़ा है, अंगिरा स्मृति नहीं पढ़ा है, नारदी स्मृति नहीं पढ़ा है, अंगिरा स्मृति नहीं पढ़ा है, वैखानस स्मृति नहीं पढ़ा है, और फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र पूरा नहीं पढ़ा है ध्यान से, शुक्र नीति नहीं पढ़ी है, बृहस्पति नीति नहीं पढ़ी है, शुक्र नीति सार नहीं पढ़ा है, तो आप हिंदू समाज और हिंदू राज्य शासन दोनों के विषय में आप कैसे कुछ जान सकते हैं, कुछ नहीं जान सकते। तो फिर पॉलिटिकल पार्टियां कभी कभी पुराने संस्कार, वातावरण, इतने महान देश की परंपरा के अवशेष, ध्वंसावशेष के रूप में कभी कभी देश की बात करती हैं, लेकिन उघरहि अंत न होय निबाहु, काल ने मिजि रावण राहु। तो प्रैक्टिकल देखिए मैदान में क्या होता है। मैदान में कांग्रेस ने क्या नारा लगाया, बामन औरत तुरुक चमारा, सब मिली देखो कांग्रेस आ रहा, बाकायदे दीवार में लगे थे इंदिरा गांधी जी के समय, है ना। यानी ब्राह्मण, स्त्रियां, तुर्क और चमार शब्द के द्वारा उन्होंने सारे ही अनुसूचित जाति के लिए कह दिया। ये तो दीवालों में लिखा था भारत में, चुनाव में 1971 से और 77 तक बार बार लिखा गया है। ब्राह्मण औरत तुर्क चमारा, सब मिली देखो कांग्रेस आ रहा। तो समाज का कहाँ प्रतिनिधित्व है, क्षत्रिय कहाँ गए, वैश्य कहाँ गए। अगर मान लो कि आप जिनका नाम लेते हो उनके सगे सगे कितने हो, ये अलग बात है, लेकिन आपने दावा भी क्या किया, ब्राह्मण औरत तुर्क चमारा, सब मिले देखो कांग्रेस आ रहा। कहाँ गया समाज फिर सारा। हाँ, ये तो सरासर बंटा ढारा। ये तो बंटा ढार कर दिया ना आपने, क्षत्रिय का उल्लेख नहीं, वैश्य का उल्लेख नहीं, शिल्पी जातियों का उल्लेख नहीं, संकर जातियों का उल्लेख नहीं। धर्मशास्त्र में तो हर संकर जाति का भी उल्लेख है ना, चारों वर्ण का और संकर जातियों का भी उल्लेख है। आपने तो ब्राह्मण औरत तुरुक हमारा गिना दिया, किया कितना वो बाद में आएगा, आपने तो मुंह में ही खंडित कर दिया समाज को। इतना ही नहीं तो कहा कि एक, अब जाहिर है कि भारत जैसे देश में तो अंग्रेजों तक की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो कहें कि हम हिंदुओं का नाश करेंगे, हिंदुओं पे राज करने आए। उन्होंने तो कहा हम तो भारत के लोगों के अनुरोध पर यहाँ स्वराज देने आए हैं,
है ना। मुसलमानों में भी किसी मुसलमान राजा की ये कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो घोषणा करे कि मैं हिंदुओं के विरुद्ध धर्म युद्ध करूंगा। आजकल ये सोशल मीडिया में और उसके पहले गए गुजरे नितांत अनपढ़ मूर्ख कम्युनिस्टों ने पाठ्य पुस्तकों में जो लिख दिया उससे थोड़ी होता है। अरे कौन सा मुल्ला मौलवी क्या बकवास कर रहा था अलग से, उसको शासन के वृत्तांत इस तरह से लिए जाते हैं क्या कि अब मैं यहाँ बैठे बैठे मोदी जी के विषय में कुछ कह दूं तो वो मोदी जी के शासन का अभिलेख माना जाएगा क्या? मोदी जी का शासन कैसे चल रहा है ये मोदी जी बताएंगे, मोदी जी का मंत्रिमंडल बताएगा, मोदी जी की पार्टी बताएगी, और मोदी जी का पूरा शासन तंत्र बताएगा। हम कैसे बताएंगे? सोशल मीडिया का कोई आदमी कुछ भी लिख दे तो उससे कैसे पता चलेगा? इसी तरह तथाकथित मुस्लिम यानी मोमिन थे, वस्तुतः भारत में तो कोई मुस्लिम शासन हुआ नहीं, कुरान के अनुसार वो सब मोमिन नहीं है, मुनाफिकीन है ना। अपने आप को मोमिन कहने वाले मुनाफिकीनों का शासन था। हज नहीं गए, कोई भी मुगल शासक कभी हज नहीं गया है, तो हज के बिना तो तुम मोमिन हो ही नहीं सकते। और वहाँ जो जो चीज बताई जाती थी कि ये अल्लाह के विरुद्ध अपराध है, हदूद गुनाह है, क्राइम अगेंस्ट अल्लाह है, वो सब करते थे। शराब पीना तो नाचना तो भगवान कृष्ण के गीत भी अपने महल में होने देना और राम की भी चर्चा होने देना, तो मुनाफिकीन हुए और मुशरिक हुए। तो भारत में मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने भी ये हिम्मत तो नहीं की कि वो कहें कि हम संपूर्ण हिंदू समाज का नाश कर देंगे। एक भी मुस्लिम, अपने को मुस्लिम कहने वाला एक भी मुनाफिकीन राजा ऐसा नहीं हुआ जिसने हिंदुओं का सहयोग न लिया हो। तो ये तो इस देश की महानता है, इस देश का बड़प्पन है कि सबको ये बड़ी बड़ी बातें करनी ही पड़ती हैं, कुछ अच्छी बातें तो वर्तमान पार्टियों को भी कहनी पड़ती है, हम देश का निर्माण करेंगे, हम राष्ट्र का निर्माण करेंगे। लेकिन आचरण में क्या है, जो उन्हें पक्षपात करना है पावर स्नेचिंग के लिए, वर्ग विशेष को साथ लेना है, जो कि आधुनिक राजनीति का मुख्य लक्षण है, पार्टियां इसका मुख्य औजार हैं कि यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का एक तरफा हस्तांतरण करना। पॉलिटिकल पार्टियां इसके लिए ही बनती हैं। जैसा मैंने बताया, कंजर्वेटिव पार्टी चाहती है कि इंग्लैंड के संसाधनों का सारा ही प्रयोग प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के कंजर्व करने में लगे, बाकी सब अपने खाएं पिए मरे, थोड़ा बहुत सारे और ला बना देंगे लेकिन मुख्य इसमें लगे। लेबर पार्टी का कहना है कि नहीं नहीं, लेबर्स के हित के लिए इंग्लैंड के रिसोर्सेज का पर्याप्त हिस्सा लगे। लिबरल का कहना है कि कंजर्व के लिए तो लगे लेकिन थोड़ा उदारता से लगे। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन का यही कहना है। जर्मन की अलग, जर्मन में जो पार्टी है वो भी एक एक सेक्शन को कहती है कि इस सेक्शन के साथ हम न्याय करेंगे। भारत की पार्टियां तो खुलेआम पहले तो हिंदू समाज में भेद करती हैं कि हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विशेष आरक्षण देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हमने एक काल्पनिक किस्सा रच लिया है कि इनके साथ शताब्दियों अन्याय हुआ। प्रमाण कहाँ है? प्रमाण हमारी खोपड़ी में है। बाबा प्रमाण तो इतिहास में ढूंढे जाते हैं। 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में स्वयं ब्रिटिश अधिकारियों के सर्वेक्षण के अनुसार सारे देश में विद्यालय थे। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का उन्होंने सर्वेक्षण किया था, वहां विद्यालय थे। उन सब विद्यालयों में हर जाति के बच्चे पढ़ते थे और हर जाति के शिक्षक थे। तो शताब्दियों का अन्याय कैसे हो गया? उसके बाद तो अंग्रेजों का शासन आ गया, जो अन्याय हुआ अंग्रेजों ने किया। हिंदू समाज कैसे दोषी हुआ? तो अंग्रेजों के समय जो जाति पनपी एंग्लो इंडियन, उनको तो आपने आरक्षण दे रखा है, जिनको हर लेना चाहिए उनकी सुविधा, और अनुसूचित जाति बना दी। पहले अंग्रेजों ने एक लिस्ट बनाई शेड्यूल कास्ट, उसमें 1937 में कांग्रेस जब सत्ता में आई तो वोट स्नैच करने के लिए एक और बना दिया, उसको बढ़ा दिया दायरे को, अनुसूचित जाति में और जातियां जोड़ दी। फिर अनुसूचित जनजाति बना दी, वो ठीक ही, हम इसके विरोध में नहीं, हम कहते हैं करुणा करना चाहिए, लेकिन उसमें भाषा क्या है? उसकी भाषा ये नहीं है कि हिंदू समाज बहुत उदार और महान समाज है इसलिए करुणा करके ऐसे कर रहा है, नहीं। अगर ऐसे कहते तो प्रेम पनपता, विश्वास पनपता, उनके मन में भी कृतज्ञता आती कि अच्छा जो थोड़ा बहुत अन्याय हो गया होगा उसको ये दूर कर रहे हैं, करुणा पूर्वक आरक्षण दे रहे हैं, वो तो नहीं कहा। स्नैचिंग, पावर स्नैचिंग, छीन लेना। आरक्षण क्या है? सत्ता को छीनने का जरिया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण भी। इसके बाद जो बचा खुचा रहा तो वो सब लोग जिनके पास खेती की जमीन भी खूब थी, कृषि पशु भी खूब हैं,
व्यापार भी कर रहे हैं। हाँ? कोई सोने का व्यापार, कोई चांदी का व्यापार, कोई लकड़ी का व्यापार, यानी परंपरागत भाषा में लुहार है तो बढ़ई है तो सुनार है, तो काछी है तो पटेल है तो यादव है, गायें हैं, भैंस हैं, अहीर है, हम्म, बकरी है, सब कुछ है, घोड़े हैं, तमाम, मतलब कृषि पशु, अन्य पशु, भू भूमि, कृषि भूमि, अथवा कोई ना कोई शिल्प हुनर, सब कुछ है, वो सब सबको मंडल कमीशन में ला दिया। तो ये तो क्या है, ये सत्ता छीनने के तरीके हुए ना। तो सभी पार्टी क्या करती है, भाजपा को भी करना पड़ रहा है, या कर रही है, जैसा भी हो। ऐसी तो कोई पार्टी नहीं हुई जो खुल के कहे कि भाई हम संपूर्ण समाज के साथ न्याय करेंगे। नहीं, हम तो अनुसूचित जाति के साथ, अनुसूचित जनजाति के साथ और पिछड़ा वर्ग के साथ, जो भी वो पिछड़ा वर्ग को कहें, विशेष न्याय करेंगे। तो संपूर्ण समाज के प्रतिनिधित्व का दावा तो व्यवहार में भी कोई पार्टी नहीं कर रही। फिर हिंदुओं के साथ के अतिरिक्त मुसलमान जो कई करोड़ हैं, उनको हम अल्पसंख्यक कह के उनके साथ विशेष कुछ न्याय करेंगे, उनको विशेष खजाना लुटाएंगे। खजाना किसका है? खजाना भारत के बहुसंख्यक समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है। खजाने में जो धन है वो किसका है? 80% हिंदुओं का है। उससे भला किसका करेंगे? करोड़ों मुसलमानों का, और 2-2.5 करोड़ ईसाइयों का विशेष भला करेंगे। क्यों भाई, बाकी का क्यों नहीं करोगे? तो इससे ये स्पष्ट है कि ये जो आधुनिक राजनीति है, ये भारत में भी संपूर्ण समाज के प्रतिनिधित्व का नाटक भले करे, थोड़ी देर दिखावा भले करे, लेकिन वस्तुतः है वो संपूर्ण समाज के प्रतिनिधित्व का अपनी नीति में भी उनके नहीं झलकता। आरक्षण क्या है? समाज के कतिपय चुने हुए वर्गों को, जिनको वो अपना वोटर टारगेट बनाते हैं, उनको शेष समाज के संसाधनों का हस्तांतरण। अब उसके लिए तर्क तो ढूंढेंगे ही ना, क्योंकि ये भारतवर्ष है। यहाँ अगर बड़ी बातें नहीं करोगे तो कोई आपके साथ नहीं आएगा। तो बरगलाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा, समाज को बरगलाना, जिसे कहते हैं मास मोबिलाइजेशन, मास मोबिलाइजेशन प्रोपेगेंडा और झूठ के ही द्वारा दुनिया भर में होता है। यूरोप अमेरिका में तो लेखन भी झूठ के लिए होता है। प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने कई बार कहा है कि प्रोपेगेंडा जो है, एजेंडा बेस्ड, पॉलिटिकल एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा, यही वहाँ एकेडमिक्स है, संपूर्ण यूरोप और अमेरिका में। जिसे एकेडमिक्स कहते हैं वो खुद भी विद्या नहीं है, वो एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा है। तो फिर पॉलिटिकल पार्टी का तो काम ही है एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा। एजेंडा ये किया है कि हमको अमुक 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 जातियों का वोट लेना है, तो प्रोपेगेंडा करेंगे कि हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं। लेकिन संपूर्ण समाज के प्रतिनिधित्व तो कोई पार्टी कर ही नहीं रही है भारत में। और माइनॉरिटीज का विशेष प्रतिनिधित्व, वाह वाह, करोड़ों का, करोड़ों जो है वो सब माइनॉरिटी हो गए। कौन से 130 करोड़ की आबादी में कौन से 15-20 करोड़ अचानक आप माइनॉरिटी कह के फिर उनका विशेष भला करने लगेंगे? कौन से और 14% लोगों को कुछ और कह देंगे, फिर उनका भला करने लगेंगे? 8% और को कुछ और कह देंगे, फिर उनका भला करने लगेंगे। फिर अचानक मनमाने तौर पे 56% कह दिया, और उसमें भला तो थोड़ों का ही हो रहा है। तो समाज की तो बात ही नहीं हो रही ना। क्यों? क्योंकि संसार में आज तक संपूर्ण समाज के प्रतिनिधित्व का दावा किसी पार्टी ने किया ही नहीं, और कर भी नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टी का की संरचना है, स्ट्रक्चर है, ये तो पावर स्नैचिंग या पावर शेयरिंग की है ना। मान लो आप, स्नैचिंग आपको बहुत बुरा शब्द लगता है, तो पावर शेयरिंग की है। सत्ता के स्वरूप पर विचार करना और फिर सत्ता का ऐसे संचालन करना कि संपूर्ण समाज का हित हो, कल्याण हो। और समाज का कल्याण क्या है? समाज का कल्याण वो है जो समाज कहे कि मेरा कल्याण है। अन्यथा, यूरोप में तो कई पुस्तकें लिखी हैं, कुछ लेखिकाओं ने बहुत अच्छी लेखिकाओं ने लिखा, समबडी वांट्स टू डेवलप मी। आप मैं मुझे विकसित करना चाहते हैं तो आप बदमाश हैं।
जब मैं जैसा विकसित होना चाहता हूं, उसमें आप क्या करेंगे इतना बता दीजिए। स्टेट एक संस्था है ना भाई, समाज में सैकड़ों संस्थाएं हैं, उसकी एक प्रतिनिधि संस्था शासन और नियंत्रण के लिए, जो गलत काम करे उसको दंडित करने के लिए, और जो सही काम करे उसको अभय और संरक्षण देने के लिए बनी हुई एक संस्था विशेष का नाम शासन है। इसीलिए दंड नीति, दंड बल शासन का मुख्य लक्षण है। तो आप उतना ही तो करोगे। आप पहले ये कह सकते हो कि देखिए, संपूर्ण समाज का जिसमें कल्याण है, जो संपूर्ण समाज के प्रमुख लोग मिलकर, जो तमाम ग्राम पंचायत, खाप पंचायत से लेकर जाति पंचायतों से लेकर शिष्ट परिषद, विद्वत परिषद तक, संपूर्ण देश के वातावरण, हर संप्रदाय, हर वर्ण, हर आश्रम के लोग, हिंदू समाज की सभी जातियों, सभी कुल समूहों, सभी संप्रदायों के लोग सर्वसम्मति से जिसे कहें कि इसमें हम सबका कल्याण है, और उस कल्याण के लिए जो नियम शताब्दियों से, हजारों साल से, बल्कि हम तो कहते हैं करोड़ों वर्षों से जो भारत में चले आए हैं, धर्मशास्त्रों में लिखे हैं, उनके अनुसार समाज चलता रहे, वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालन हो, मर्यादा हो, और जो उसका उल्लंघन करे उसे दंडित करना। इतना ही तो शासन का काम है। शासन को, ये तो धर्मशास्त्रों में लिखा है कि राज्य जो है उसको भी, राजा के लिए तक लिखा है कि वो भी एक अर्थ में वेतन भोगी है। अब तो खैर वेतन मिलता ही है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी, पहले वेतन नहीं मिलता था, पर फिर भी कहा कि वो एक अर्थ में वेतन भोगी ही है। जो हम टैक्स देते हैं वो वेतन है, काहे के लिए? संरक्षण के लिए, पालन के लिए। राज्य का काम प्रजा पालन है, प्रजा का मार्गदर्शन राज्य का काम नहीं है। धर्म के विषय में निर्णय राज्य का काम नहीं है। नीति क्या है, अनीति क्या है, राज्य कैसे बताएगा? नीति अनीति वो है जो उस समाज में सदा से सनातन मान्यताएं हैं, और अगर कोई समस्या है तो विद्वान लोग मिल बैठकर निर्णय करके उसके और नया निर्णय दे देंगे। नीति वही है। नीति वही है जो धर्मशास्त्रों में लिखी है। धर्मशास्त्र बहुत हैं, तो धर्मशास्त्र के सर्वमान्य विशेषज्ञ बैठेंगे, राज्य या राजा या प्रधानमंत्री उसमें अध्यक्षता कर सकता है, देख सकता है, और उसमें जो निर्णय हो वो सर्वमान्य हो। राज्य थोड़ी बताएगा कि नीति क्या है, अनीति क्या है। राज्य थोड़ी बताएगा कि उचित क्या है, अनुचित थोड़ी बताएगा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। धर्म के विषय में निर्णय धर्म के विद्वान लोग देंगे। अपनी अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों के विषय में निर्णय अपनी अपनी जाति, अपने अपने वर्ण, अपने अपने आश्रम, अपनी अपनी श्रेणी, अपने अपने निगम, अपने संघ के लोग देंगे। और उन सबके बीच कोई समस्या हो तो उसका निर्णय धर्म के प्रकाश में राजा और विद्वान लोग मिलकर करेंगे। धर्म परिषद, शिष्ट परिषद, विद्वत परिषद। और धर्म वही है जो सार्वभौम है, जो मनुष्य मात्र के लिए है। मन ने केवल 10 ही गिनाए हैं: धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधा, दशकम, धर्म लक्षणम। महाभारत में 21 कहे हैं, उसी में आर्जवम, सरलता, आश्रितों का भरण पोषण, ये सब भी जोड़ दिया है। कहीं 10 है, कहीं 16 है, कहीं 21 है, लेकिन मानव धर्मशास्त्र जो मनुस्मृति है उसमें 10, इसे सामान्य धर्म, साधारण धर्म, सामासिक धर्म आदि कहा है, जो संपूर्ण मनुष्यों के द्वारा पालनीय, केवल हिंदू के द्वारा नहीं। तो सामान्य धर्म का पालन सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। यानी कोई भी मुसलमान या ईसाई बनकर ये नहीं कह सकता कि हम इस देश को मुसलमान बना देंगे, हम इस देश को ईसाई बना देंगे, हम तो इस देश को समाजवादी बना देंगे, हम तो इस देश को कम्युनिस्ट बना देंगे। वो अपराधी है, वो दंडनीय अपराधी है, क्योंकि वो सनातन धर्म का उल्लंघन कर रहा है। वो दूसरों के जीवन पर चोट करना चाहता है, उनकी, उनके अध्यात्म पर, उनकी श्रद्धा पर, उनकी संरचना पर, नीति अनीति संबंधी उनकी मान्यता पर चोट कर रहा है। वो तो सबसे बड़ा अनैतिक है। तो समाजवादी, कम्युनिस्ट और किसी भी प्रकार का वादी सबसे ज्यादा अनैतिक होता है, सबसे ज्यादा अधार्मिक होता है। तो राज्य का काम अधर्म का संरक्षण थोड़ी है, अनैतिक और अधार्मिक व्यक्ति को दंडित करना। लेकिन वो तो नहीं हो रहा है। तो राज्य का काम क्या है कि समाजों की जो प्राचीन परंपराएं चली आई हैं, उसमें जो परंपराएं धर्म सम्मत हैं, धर्म वो है जो सबके, संपूर्ण सृष्टि के और संपूर्ण मानवों के हित में है, वही धर्म है, वो शास्त्रों में प्रतिपादित है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धर्म के विद्वानों की एक महापरिषद बुलाकर, कोई विवाद हो जाए कि नहीं भाई, अब ये तो कोई नहीं आज तक बोलने वाला पैदा हुआ है कि सत्य नहीं असत्य मानव का धर्म है। मार काट करना मानव का धर्म है, ये तो आज तक किसी ने नहीं कहा। वीरता अलग बात है और हिंसा अलग बात है। हिंसा को तो मानव धर्म आज तक किसी ने नहीं बताया। यूरोपीय लोग भी अब नहीं बता रहे हैं, जो पहले कहते थे मुसलमान और ईसाई, तो अब वो भी नॉन किलिंग की बात तो करने ही लगे हैं। हिंसा, अहिंसा तो वो जानते ही नहीं, नॉन वायलेंस का अर्थ है नॉन किलिंग, तो नॉन किलिंग पर तो वो भी आ गए हैं।
और दूसरे का धन चुरा लेना, ये तो संसार में कोई भी सभ्यता नहीं कहती, है ना। और संयम नहीं करो, दूसरे का हिस्सा छीन के भोग भोग लो, ये भी कोई नहीं कहता। और प्रेम नहीं करो, जिसको देखो उसी पे बिना किसी बात के गुस्सा हो जाओ, क्रोध करो, घृणा करो, कहो कि तुम सब घृणित हो, केवल हम श्रेष्ठ हैं, ये भी कोई नहीं कहता कि ये सभ्यता है। तो धर्म के विषय में ईसाइयों और मुसलमानों के कुछ लोगों ने बहुत बड़ा भ्रम बीच में फैलाया था कि जो हम कहें वही धर्म है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं तो अब लगभग वही मानती हैं जो कि भारत के धर्मशास्त्रों में लिखा है, सिद्धांत में तो वही मानती है, मानव धर्म को। तो उसके अनुसार शासन चले, ये देखना शासन का कार्य है। तो वो तो भारत की कोई पार्टी नहीं कहती कि हम भारत का शासन सार्वभौम मानव मूल्यों के आधार पर, धर्म के आधार पर, धर्म का अर्थ है सार्वभौम मानव मूल्य, सार्वभौम मानव यम और नियम, उनके अनुसार शासन चलाएंगे, ये तो किसी पार्टी ने नहीं कहा। तो न तो भारत की कोई पार्टी धर्म की प्रतिनिधि है, न तो कोई भारत की पार्टी संपूर्ण समाज की, हिंदू समाज की प्रतिनिधि है। इस्लाम और ईसाइयत को तो वो अपना मानते ही नहीं। भारत का कोई शासक इस्लाम ईसाइयत को तो अपना नहीं मानता, उसको विशेष संरक्षण योग्य यानी पराया भी तो मानता है ना। अपना माने तो कहे कि हम जैसा सबका कर रहे हैं, तो दिखाने को सब केवल हिंदुओं को अपना मानते हैं और हिंदुओं का ही नाश करने को अपना अधिकार मानते हैं, जो गांधी जी से शुरू हुआ। इस अर्थ में भारत के सभी दल गांधी जी के अनुयायी हैं। गांधी जी क्या कहते थे, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं धर्मनिष्ठ हिंदू हूँ, इसलिए मैं हिंदुओं को सिखाऊंगा कि तुम आत्म बलिदान कर दो, तुम मुसलमानों के सामने समर्पण कर दो, तुम हत्यारे मुसलमानों के सामने समर्पण कर दो, तुम व्यभिचारी मुसलमान के सामने समर्पण कर दो, तुम बलात्कारी मुसलमान के सामने चुपचाप लेट जाओ, माताओं बहनों का व्यभिचार बलात्कार होने दो। क्यों? क्योंकि मैं हिंदू हूं, मैं तुम्हारा नेता हूं, मैं कह रहा हूं। इसी तरह सब पार्टियां कहती हैं, हिंदुओं को तो वो कहती हैं अमुक अमुक जो हैं वो तो पिछड़े हैं, तो फलाने हैं, तो ये शोषित हैं, तो दलित हैं, वो चाहे जो करें आप चुप रहिए। चुप ही नहीं रहिए, सही है ही नहीं, स्वयं आत्मधिक्कार करिए। ये तो जैसे चर्च में कन्फेशन कराते थे झूठ मूठ, या कम्युनिस्ट पार्टियों में था कि आओ पार्टी, आओ कॉमरेड कन्फेशन करें, और फिर वहां निंदा करनी पड़ती थी कि मैं बहुत दुष्ट हूँ, मैं बहुत नीच हूँ, मैंने पार्टी के साथ ये दगा किया। तो पार्टियों ने भी यही सिखाया है, आजकल संगठन यही सिखाते हैं। पहले डॉक्टर लोहिया ने हम लोगों में, ब्राह्मणों और ऊंची जाति के युवकों में ग्लानि पैदा की, अरे धिक्कारो कि मैं ब्राह्मण हूँ, तुमने बहुत शताब्दियों अन्याय किया है। नहीं मालूम था तो हम लोग भी उसमें बह गए। अब हिंदू संगठन आ गए हैं जो कहते हैं नहीं नहीं, कोई रामायण रामचरितमानस की प्रति जलाता है, कुछ भी जलाता है, वेद जलाएगा कल को, शंकराचार्य का कोई भाष्य जलाएगा, सब उसको अधिकार है, उसके साथ बड़ा अन्याय हुआ। अरे अब आगे कब अन्याय हुआ है बता तो तू, कोई प्रमाण देगा कि तूने एक संगठन बना लिया है लोगों को बरगला के, या अंग्रेजों के या पादरियों के प्रेरणा से, तो तुम्हें ये अधिकार है कि ये कह दो कि बहुत अन्याय हुआ है, शताब्दियों अन्याय हुआ है, इसलिए अब आप गाली सही है, अपने महान पूर्वजों को गाली सुनिए, अपने कुल के लिए गाली सुनिए, अपने जाति के लिए गाली सुनिए। तो अब तो ये सब हो गया है ना। तो कोई भी पार्टी समाज की प्रतिनिधि संसार में ही नहीं है, भारत में तो और भी नहीं है, भारत में तो खुल के नहीं है। एक तो हर पार्टी हिंदुओं की विरोधी है व्यवहार में, कि अल्पसंख्यक कह के मुसलमानों ईसाइयों आदि को विशेष संरक्षण देने की पक्षधर है। ये नहीं कहती कि हम हिंदू धर्म को भी वैसा ही संरक्षण देंगे जैसा अल्पसंख्यकों के मजहब और रिलीजन को देते हैं। और फिर उसमें दुनिया भर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा आपने किस आधार पे किया है, कोई ऐतिहासिक प्रमाण है कोई? नहीं नहीं जी आप। तो क्या है, पार्टियों का चरित्र ही ऐसा है, क्योंकि पार्टियों की संरचना ही ऐसी है, क्योंकि पार्टियों का दर्शन ऐसा है। भारत के राजा अपना राज्य क्यों खो बैठे? आप देखिए, पहले तो उन्होंने इस्लाम के संदर्भ में भी विद्या का विस्मरण कर दिया कि भाई मुसलमान क्या होता है, अगर वो पापपूर्ण आचरण कर रहा है तो उसको मारो और उससे सहयोग नहीं करो। तो नहीं नहीं, सत्ता के लोभ से धर्म का त्याग किया, धर्म से समझौता किया, धर्म करते भी रहे। महाराज मान सिंह स्वयं बहुत बड़े धर्माचरण से संपन्न राजा थे कई चीजों में, लेकिन आपने अकबर का साथ दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि हमको फलाने राजपूत राजा से द्वेष है, स्पर्धा है, बंधु द्वेष है। इसके बाद अंग्रेजों के समय यही हुआ। तो इस तरह से फिर जो राजा, जिन राजाओं ने, एक और तो पंडितों को और परंपरागत गुरुकुलों को थोड़ा बहुत दान दक्षिणा देते थे, लेकिन स्वयं वो लंदन जाने लगे, यानी विद्या का त्याग किया।
और हमारे शास्त्रों में ही कहा गया है कि ब्राह्मणों ब्राह्मणों का अर्थ है धर्मशास्त्र के परंपरागत विद्वान जो ज्ञानी जन हैं, उनके सत्संग से, उन वृद्धों की से संवाद से जो रहित हो जाता है, जो वृद्ध संवाद से रहित हो जाता है, जो ज्ञान वृद्धों से सत्संग नहीं करता, वो वृषल हो जाता है। तो सारे ही राजा वृषल हो गए ना, जब उन्होंने ब्राह्मणों का यानी धर्मशास्त्र के वेदज्ञ, श्रुति स्मृति के ज्ञाता विद्वानों से संवाद बंद कर दिया, अंग्रेजों से संवाद करने लगे। जो लंदन जाकर पढ़ा और राजनीति की, वो तो धर्मशास्त्रों के अनुसार वृषल है ना। तो भारतीय राजाओं का राज्य क्यों गया? क्योंकि वो उन्होंने विद्या का त्याग कर दिया। विद्या का त्याग करके क्रिश्चियन नॉलेज, यूरोपियन नॉलेज को ललक कर अपना लिया। उसके अपनाने से ही राजाओं का राज्य गया। और अब जो लोग हैं, राजाओं का राज्य, राजाओं ने विद्या त्यागी पर उनमें संस्कार तो थे। विद्या, केवल एक विद्या के त्यागने से उनका राज्य चला गया। अब जो लोग हैं वो तो विद्या ही नहीं, संस्कार भी त्याग चुके हैं। संस्कार क्या होता है? जो राज्य में आए उसका संस्कार क्या है? कि हम सबका पालन करेंगे, सबके प्रति ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे सब में प्रेम बढ़े, सब में उल्लास उत्पन्न हो, सबके भीतर आनंद उत्पन्न हो, है ना। शासन के प्रति विचार करते ही लोगों के मन में उल्लास छा जाए, उनको लगे कि ये धर्म की रक्षा हो रही है। जैसे भगवान राम का स्मरण करते ही न केवल उस समय बल्कि आज तक लोगों में उल्लास छा जाता है। राम, भगवान राम की प्रतिमा बनाने के लिए अयोध्या जी में नेपाल से शालिग्राम की शिलाएं आ रही हैं, तो कैसी भीड़ उमड़ रही है। यानी भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के समय ही नहीं, आज भी उनके स्मरण मात्र से लोगों में कैसा उल्लास छा जाता है। बीच में जब लगा कि पापियों के झुंड भारत में हिंदुओं का नाश करने के लिए तरह तरह के विधेयक ला रहे हैं और भारत से भारतीय सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, तो लोग मोदी जी शायद रक्षा कर लेंगे। प्रचार ये हुआ कि मोदी जी धर्म में भावना रखते हैं, हिंदू सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं। कैसी भीड़ उमड़ी थी 2014 में। अभी भी अधिकांश लोग जो मोदी जी के प्रति आकर्षित हैं, आदर रखते हैं, तो इसीलिए ना कि वो धर्म में है, वो धर्म की रक्षा करेंगे, वो धर्म का पालन करेंगे। तो भारतीय राजा, और राजा शब्द में ही ये लिखा है कि राजा वो है जिससे संपूर्ण समाज पुलकित और प्रसन्न हो, जो संपूर्ण प्रजा का पालन पोषण और रक्षण करे। वहां तो नीति ही ये होती थी ना, राजा किसका? सबका पालन करेगा, सबका ध्यान रखेगा। और पार्टियां क्या करती हैं? वो मेरी पार्टी का है कि नहीं, हम उसे अमुक पोस्ट में तब रखेंगे जब पता चले कि वो मेरी पार्टी या मेरे जिस संगठन से मैंने कवायद आदि सीखी है उस संगठन से जुड़ा रहा है कि नहीं। भाजपा वाले कहते हैं कि संघ में रहा है कि नहीं तो उसको पद देंगे, और नहीं तो फिर, ये तो कहते हैं संघ के डर से। संघ वाले भी कहते हैं कि जो हमारे पंथ में रहा है, शाखा गया है, क्या किया है, उसको देंगे। उसमें परीक्षण में तो आज तक कुछ खरा ऐसा नहीं उतरा कि अमुक आदमी संघ में गया था इसलिए वो कुछ विशेष है। उल्टा ये निकला कि वो विशेष था इसलिए संघ में गया। तो संघ तो पहचान नहीं हुई ना, पहचान तो गुण और कर्म हो गए, लेकिन गुण कर्मों का जोड़ नहीं है। तो फिर वो पंथ हो गया, केशव माधव पंथ हो गया। अगर आपने गुण कर्म का निकष त्याग दिया, गुण कर्म की कसौटी त्याग दी, तो अब भाजपा भी कहते हैं कि भाई भर्ती करो। तो पहले ठीक ही है, ये शासन ही ऐसा है। अभी मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि वर्तमान राज्य की संरचना और विशेषकर इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की संरचना दोनों ही ऐसी हैं कि वो संपूर्ण समाज का विचार ही नहीं करती। संपूर्ण समाज का विचार नहीं करने का अर्थ है कि धर्म का विचार नहीं करती, ऐसी नीतियों के विषय में विचार नहीं करती जो सबके लिए समान रूप से कल्याणकारी है। वही धर्म है। धति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधा दशकम धर्म लक्षणम। और उसमें महाभारत के और लिख लो कि प्रजापालन, अपनी पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना, भृत्य भरण, आर्जव आदि जोड़ लिया। नौकरों का ध्यान रखना, अधीनस्थों का ध्यान रखना। तो सब लोग जिससे प्रसन्न हों और जो धर्म के अनुकूल आचरण है वो करना, तो न वर्तमान राज्य की प्रतिज्ञा है, न वर्तमान पॉलिटिकल पार्टी का किसी का लक्ष्य है। तो फिर विचारधारा विचारधारा क्यों रची जाती है? वैचारिक राजनीति क्यों है? जो हम सत्ता में अन्यायपूर्ण हिस्सा पाना चाहते हैं,
जो हम सत्ता छीनना चाहते हैं या सत्ता में अपने पंथ के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए विशेष अधिकार चाहते हैं। राष्ट्र के संसाधनों का सबसे बड़ा चंक, सबसे बड़ा हिस्सा हमारे पंथ को मिले, हमारे विचार को मिले, हमारे संगठन को मिले, ये चाहने के लिए विचारधारा की बात करती हूँ। विचारधारा क्या है, वस्तुतः विचारधारा क्या है, ये तो जैसा मैंने पहले बताया, आगे और बताएंगे कि उस विचारधारा कोई तर्क की कसौटी पर तो कुछ पता चला कि वो तो भुरभुरी चीज है। क्या विचारधारा है, आगे चल के एक एक पार्टी का विश्लेषण करेंगे तब बताएंगे। विचारधारा की जो लोग बात करते हैं, अधिकांश लोग तो उन विचारधाराओं से परिचित ही नहीं है। अभी आज विषयांतर हो जाएगा, आगे चल के एक एक पार्टी का बताएंगे, लेकिन मैं तो पूर्ण समाज से प्रेम करता हूं, तो हम हर पार्टी में हमारे मित्र हैं, और मैं शुरू से सब पार्टियों से मिलता रहा हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी में हमारे बहुत मित्र हैं, मैं बहुत कम्युनिस्टों से मिला, उनमें से कई कम्युनिस्ट भाजपा में आ गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष जो लड़का है, जो अब लड़का नहीं है, अब तो हमारे सयाने हो गए हैं, वो पहले कम्युनिस्ट ही थे। बहुत सारे कम्युनिस्ट मध्य प्रदेश शासन में हैं, बहुत सारे कम्युनिस्ट उत्तर प्रदेश शासन में हैं। उनमें से ज्यादातर कम्युनिस्ट जो हैं, उन्होंने तो दास कैपिटल को छोड़ के कुछ पढ़ा ही नहीं है। दास कैपिटल भी पूरा नहीं पढ़ा है। मैंने उनसे कई बार पूछा कि दूसरे खंड का अध्याय 15-16 पढ़ा है, जिसमें यूरोप की बर्बरता नीचता के विषय में मार्क्स ने लिखा है? कुछ नहीं पढ़ा है। कैसी भयंकर क्रूरता, नीचता और पैशाचिकता होती थी यूरोप में, लंदन में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, मार्क्स ने लिखा है। तुमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो क्या पढ़ा है? हिंदू धर्म और हिंदू समाज को गाली देना पड़ा, काहे के कम्युनिस्ट। आगे चल के और सब पार्टियों की भी बात करेंगे। लोहिया से तो कोई मतलब ही नहीं है कथित समाजवादियों को। तो विचारधारा कहाँ से आई भाई? तो विचारधारा का अर्थ है कि हम बोलते हैं वो विचारधारा है, और हमारे पंथ को, हमारी पार्टी को, हमारे गुट को सत्ता में विशेष चंक मिले, विशेष हिस्सा मिले। और मुख्य बात जो है वो ये कि संसार में आज तक संपूर्ण समाज के प्रतिनिधित्व का दावा कोई पार्टी करती ही नहीं है। भारत में मुंह से कुछ पार्टियां करती हैं, कांग्रेस ने किया और भाजपा ने किया, तो क्योंकि ये हिंदू समाज की पार्टियां हैं, तो पुराने हिंदू संस्कार ऐसा वातावरण रखते हैं, ऐसा परिवेश रखते हैं, ऐसा दबाव बनाते हैं, मन में भी दबाव बनता है कि हम सबकी बात करें। और मोदी जी ने तो कह ही दिया, सबका साथ सबका विकास। पहली बार किसी नेता ने इस तरह का नारा दिया है, लेकिन व्यवहार में सबका साथ सबका विकास है, या किसी को पिछड़ा, किसी को दलित, किसी को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आदि कहकर विशेष अवसर देना है, और दूसरों को उस उन सब संसाधनों से वंचित रखना है। तो सबका साथ सबका विकास जितना है वो सब सराहनीय है, और वो पार्टियों के इतिहास में अपवाद है। जिस सीमा तक सबका साथ सबका विकास मोदी जी कर रहे हैं, उस सीमा तक वो पार्टी के आदमी नहीं है, वो फिर भारत के आदमी है। कोरोना काल में उन्होंने प्रजावत्सलता का परिचय दिया, न केवल भारत के सब लोगों को, सचमुच बच्चों की तरह चिंता की सबको। वैक्सीनेशन सही था गलत था वो बिल्कुल अलग विषय है, कोई नहीं जानता है कि सही है गलत है। और उस समय वैक्सीनेशन सारे संसार में बहुत बहुत बड़ी चीज थी, उसको उन्होंने सुलभ कराया। ऐसे तो कोई नहीं जानता। घी ही किसी समय विष हो जाता है, शेष समय पोषक होता है। हाँ, अगर पेट बहुत खराब है, पाचन शक्ति नहीं है, तो दूध आपको पेचिश कर देगा। तो वो एक अलग विषय है जो अज्ञात है दावक। लेकिन जो भी कोरोना का वैक्सीनेशन हुआ, विश्व में जैसा वातावरण बन गया, उसके कारण भारत में जो वैक्सीनेशन आवश्यक था, नहीं तो संसार में आप सबसे अलग थलग पड़ जाते, मान लिया जाता कि आप संसार को संकट में डाल रहे हैं। तो वैक्सीनेशन किया। आप जो भी, जिस समय आप पैदा हुए हैं उस समय उसकी गलतियां तो सबको भोगनी पड़ती हैं, अगर वैक्सीनेशन गलत भी है, मैं नहीं जानता। लेकिन जिस हम सब ने जो वैक्सीनेशन कराया वो तो बहुत ही उद्धारक और बहुत ही श्रेष्ठ वस्तु समझ के, जिसने भी कराया वो तो अच्छा समझ के कराया ना। तो उस अच्छी चीज को उन्होंने संपूर्ण प्रजा को सुलभ कराया, तो ये प्रजावत्सलता थी। तो ये पॉलिटिकल पार्टी के नेता का लक्षण नहीं है। उन्होंने पार्टी के नेता की तरह नहीं किया, ये भारत राष्ट्र के नेता की तरह, प्रजावत्सल राजा की तरह व्यवहार किया। बच्चों को जिस तरह वो मन की बात में प्रेम से समझाते हैं, कहीं भी जाके बैठ जाते हैं, तो ये भारत के राजा का लक्षण है। पार्टियों के नेता तो ऐसे होते ही नहीं। पार्टियों के नेता तो इस जाति को उस जाति से भिड़ा दो, यहाँ से वो तिकड़म कर दो। भाजपा में भी पार्टियों के नेता ऐसे ही हैं।
क्यों? क्योंकि वो विचारधारा की बात करते हैं। जिस दिन विचारधारा की बात छोड़ के सबका साथ सबका विकास हृदय से मान लेंगे, उस दिन सारे आरक्षण समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और अल्पसंख्यक के नाम से किसी को अलग से सुविधा नहीं देंगे। इतना बड़ा पाप, 20-22 करोड़ लोगों को आप अल्पसंख्यक कह देंगे? अरे कुछ हजार, दो चार, 10,000 हो तो समझ में आता है, 22 करोड़ लोग अल्पसंख्यक हो गए। और वो अल्पसंख्यक छाती ठोंक के, खम ठोंक के कह रहा है कि हम भारत के शासक रहे हैं। कोई पागल खाना बना रखा है क्या भारतवर्ष को? जो समूह कहता है कि हम भारत के शासक रहे हैं, उसी को आप अल्पसंख्यक कह के संरक्षण योग्य मानते हैं। तो वो आपको पागल मानता है, ये तो समझ में आता है। मानता है कि ये बिल्कुल ही मूर्ख हैं, अभी के शासक और अभी की पार्टी लल्लू हैं। हम हल्ला करते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो उन्होंने अल्पसंख्यक मान लिया। आप क्या हैं? आप ये नहीं पूछ सकते कि भाई पहले तुम तय करो तुम भारत के शासक रहे हो, या तुम्हारी अल्पसंख्यक संस्कृति आज तक अल्पसंख्यक रह गई भारत में? क्या कभी भारत में इस्लाम किसी ने अपनाया ही नहीं? क्या किसी ने आपकी भाषा संस्कृति सीखी ही नहीं? ज्यादातर अभी भी उपेक्षित ही है। ये तो ये दिखना चाहिए। आर्थिक गरीबी से तो इसका संबंध नहीं होना चाहिए। मजहबी अल्पसंख्यक का संबंध मजहब से होना चाहिए। अगर तो भारत में इस्लाम मजहब की, जैसा भारत के मुसलमान बताते हैं कि मजहब ये है, क्योंकि हमारे अनुसार तो वो कोई मोमिन है ही नहीं है, मुनाफिकीन है 90%। लेकिन तर्क के लिए जैसे जिसे वो मजहब कहते हैं, या तो वो कहें कि साहब हमारे मजहब की आज तक कोई संसाधन ही नहीं था, कभी एक भी दिन हमारे यहाँ कोई मदरसे नहीं खुले, कभी हमको मस्जिद जाने का मौका नहीं मिला, हम तो बहुत ही दीनहीन थे, बहुत दबाए गए थे। शासक कोई भी रहा हो, हिंदू या मुसलमान, पर इस्लाम का तो दमन ही होता रहा। क्या करें? कभी इस्लाम को संरक्षण दिया ही नहीं किसी मुस्लिम शासक ने भी। तो आप दे दीजिए, अब लोकतंत्र है। ये तो समझ में आता है। इसी प्रकार ईसाई कहें कि भले भारत में अंग्रेज ईसाई थे, लेकिन ईसाइयों को तो कोई सुविधा नहीं मिली, तो अब हमको विशेष संरक्षण दीजिए। संरक्षण तो उसी को देते हैं ना। आपने संरक्षण की कसौटी ये बताई है कि शताब्दियों उनके साथ अन्याय हुआ हो, और मुसलमान कहता है कि हम शताब्दियों शासक रहे हैं, और उसे आप आरक्षण दे रहे हैं और विशेष सुविधाएं दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, आरक्षण से भी बढ़कर संरक्षण। और यादवों पर पुस्तक आई है, IJ सिंह यादव ने लिखी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से छपी है, यादवास थ्रू द एजेस। उसमें वो कह रहे हैं कि वैदिक काल से और 17वीं 18वीं शताब्दी तक, जब तक मुसलमानों ने अनेक राज्य हमसे नहीं छीन लिए, हम भारत के शासक रहे। और उसमें लिखा है कि मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, राम नरेश यादव, चंद्रजीत यादव, सभी पार्टियों के, कांग्रेस, समाजवादी और जनसंघ और सब पार्टियों के यादव नेता हमारे इस ग्रंथ के विषय में जानते हैं। उन्होंने सब ये पढ़ रखा है और इस पुस्तक में लिखी बात को सब लोग मानते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव से मैंने पूछा आपने पुस्तक पढ़ी? बोले हाँ पढ़ी है। यादवास थ्रू द एजेस 2 खंडों में बड़ी पुस्तक है, यहाँ रखी है मेरे पास। उसमें कहे हैं कि यादव हजारों साल से भारत के शासक रहे हैं, तो वो पिछड़े कैसे हो गए? क्या सत्य है? तो जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज का सत्य से भी लेना देना नहीं है, समाज से भी लेना देना नहीं, सत्य से भी लेना देना नहीं, कुछ भी बोल देंगे। हम भारत के शासक रहे हैं, हम पिछड़े हैं, हमने भारत का शताब्दियों शासन किया है, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ। भाई अगर इस्लाम को मानने वालों ने भारत में शासन किया है, तो इस्लाम के साथ अन्याय कैसे हुआ, पिछड़ा कैसे हुआ, क्यों संरक्षण मिलना चाहिए? अगर यादव भारत के शासक रहे हैं तो यादवों को पिछड़ा किस आधार पे कहेंगे, उन्हें आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? क्या चल रहा है? तो जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टी का सत्य से और संपूर्ण समाज से कोई संबंध नहीं है। वो झूठ बोलते हैं, झूठ के बल पे अपने गुट विशेष, अपने बिरादरी विशेष, अपने एक समूह विशेष, अपनी पार्टी के सदस्य और उनके शुभचिंतक या उनके मददगार, उनके सहायक समर्थक, उनके प्रति राष्ट्र के संसाधनों का एक तरफा हस्तांतरण करना कराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में राज्य की भारतीय समझ नहीं है, धर्म की भारतीय समझ नहीं है। राजा वो है जो संपूर्ण प्रजा जिसको देखकर पुलकित हो, और जो ऐसी नीतियां बनाए जो धर्म सम्मत हो, ये उनको ज्ञान ही नहीं है। उन्होंने तो यूरोप की पॉलिटिक्स पढ़ रखी है। तो जब तक ये पढ़ाई चलेगी, जब तक धर्मशास्त्र का ज्ञान
राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए अनिवार्य नहीं होगा, सनातन धर्म का ज्ञान अनिवार्य नहीं होगा, सार्वभौम मूल्यों का ज्ञान अनिवार्य नहीं होगा, सार्वभौम मूल्य मनुष्य मात्र के द्वारा पालनी है, ये चित्त में नहीं अंकित होगा, तब तक वो पॉलिटिक्स करेगा। और पॉलिटिक्स तो समाज की प्रतिनिधि कभी भी नहीं होती, और पॉलिटिक्स में सत्य नहीं बोला जाता। तो फिर विचारधारा की बात क्यों की जाती है? झूठ के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए, अपने समूह को राष्ट्र के संसाधनों पे अनुचित अंश दिलाने के लिए। यही आज के, और जैसा मैंने विश्व का उदाहरण दिया, इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, कहीं भी, पश्चिमी यूरोप में कहीं भी विचारधारा की बात जो है वो संपूर्ण समाज के प्रतिनिधित्व का दावा नहीं करती। कम्युनिस्टों का हमने छोड़ दिया, जो कि वो संसार भर में बदनाम हो चुके, वो तो कहते ही हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का तो दावा ही है कि भाई हम केवल शोषित वर्ग के प्रतिनिधि हैं। अब कितने हैं कितने नहीं, वो सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तब पता चल गया। लेनिन और स्टालिन की स्टेचू को वही, जिन्हें वो कहते थे कि ये सर्वहारा है, गरीब है, वो जूतों से रौंद रहे थे। क्यों? क्योंकि तुमने हमारे नाम पे खूब ऐश किया और हमको भूखों रखा। कचरे के टुकड़े से, कचरे के ढेर से डबल रोटी के टुकड़े बीन रहे थे। और ये कह रहे थे, जवाहरलाल नेहरू भी कह रहे थे कि सोवियत संघ जहाँ राज्य करते हैं मजदूर और किसान, वहां तो कचरे के ढेर से डबल रोटी के टुकड़े बीन रहे हैं मजदूर और किसान। कितना झूठ बोलोगे भाई? तो कम्युनिस्ट तो झूठ के पुलिंदे हैं, ये तो ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म आप पढ़ लीजिए, हत्यारे हैं। 13 करोड़ से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या करने का महापाप 75 वर्षों में कम्युनिस्टों ने किया। झूठ बोलना जैसे उनका प्राण है, उनकी नस, उनकी रक्त वाहिनियां भी झूठ से ही भरी हुई हैं। तो संपूर्ण, पर उन्होंने संपूर्ण समाज का तो दावा किया ही नहीं। वो तो कहते हैं हम क्लास स्ट्रगल करते हैं और अमुक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बाकी पार्टियां भी उसी ढर्रे में ढली हैं। क्यों ढली हैं, ये हमने शुरू में कुछ बताया था, आगे और बताएंगे, विश्लेषण करेंगे। तो संपूर्ण समाज के प्रतिनिधित्व का दावा संसार की कोई भी पार्टी नहीं करती। और इसीलिए जो विचारधारा है वो ऐसा नहीं है कि वो समाज के हित के लिए है। विचारधारा एक आवरण है अपने पार्टी के सदस्यों और शुभचिंतकों के साथ अन्यायपूर्ण संसाधनों को साझा करना और अन्यों को उन संसाधनों से वंचित करना, राज्य की संस्थाओं से अन्य विचार वालों को बाहर भगा देना, खदेड़ देना, और अपने विचार वालों को ही हर संस्था में रखना। विचार मतलब पार्टी का समर्थन। कोई गहरा विचार तो किसी पार्टी के पास है ही नहीं, जैसा मैंने बार बार बताया। अपना विचार लेने वाले, यानी झंडा बुलंद करने वाले, पार्टी का झंडा बुलंद करने वालों को कह दिया कि ये विचारधारा विशेष का आदमी है। झंडा और नारा, इससे भिन्न तो पार्टियों का कोई चरित्र नहीं है। और झंडे और नारे के पक्ष में राष्ट्र के संसाधनों का एक तरफा हस्तांतरण करने के लिए विचारधारा की बात की जाती है। आगे एक एक पार्टी की बात लेकर हम कांग्रेस, कम्युनिस्ट, समाजवादी और बाद में जनसंघ भाजपा का भी विश्लेषण करेंगे। नमस्कार। वंदे मातरम।